अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हसन। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो टेस्ट है फिजिक्स का, उसके टॉपिक थे फ्लूइड डायनामिक्स और अल्टरनेटिव करंट। चलिए बच्चों, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एमसीक्यूज देखिए। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल फॉलिंग थ्रू ग्लिसरीन इज वी। इफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज डबल कीपिंग अदर कंडीशन सेम, द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। बच्चों, जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे पास जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बच्चों, अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगला एमसीक्यू देखें। अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर फॉल्स इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी v. If its radius increase due to condensation, the terminal velocity will vary as। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्केयर के, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगले एमसीक्यूज देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी बिकम्स पॉसिबल व्हेन। बच्चों, जब हमारे पास तमाम नेट फोर्सेस एक्ट करती हैं जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब बच्चों वो बैलेंस हो जाती है तब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। तो बच्चों, हमारे पास एक तो ड्रैग फोर्स फ्लूइड के अंदर एक्ट कर रही होती है, इसके अलावा बोयेंट फोर्स भी होती है। आप कह लो ये अपथ्रस्ट फोर्स को ही आप कह लो कि ये ना उसका ही रोल प्ले कर रही होती है बोयेंट फोर्स। तो बच्चों, जब इन दोनों का सम वेट के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तब फॉलिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। इफ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्फीयर विल। बच्चों, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी और जो विस्कोसिटी है ये इनवर्सली रिलेटेड है। अगर हमारे पास विस्कोसिटी बढ़ेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगले एमसीक्यूज देखते हैं। द रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस बिकॉज। बच्चों, कोई भी चीज़ तब डायमेंशनलेस होती है जब उसका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है, बच्चों उनके यूनिट सेम होते हैं। तो यूनिट कट के 9 यूनिट आता है, और जिस भी हमारे पास क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता वो हमारे पास डायमेंशनलेस होती है। तो इस वजह से बच्चों ये हमारे पास डायमेंशनलेस है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सेम यूनिट है। अगला एमसीक्यू देखें। फॉर स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। अच्छा, बी ऑप्शन देखें, वेलोसिटी एट अ पॉइंट चेंजेस रैंडमली विद टाइम। बच्चों, लैमिनर फ्लो में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सी ऑप्शन देखें। अच्छा, प्रेशर भी सेम नहीं होता, प्रेशर भी डिफरेंट होता है। सी ऑप्शन देखें, फ्लूइड पार्टिकल फॉलो फिक्स पाथ। बच्चों, सी ऑप्शन ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो होता है उसके अंदर ये होता है कि अगर पहले पार्टिकल ए यहाँ पे था, ठीक है, और पार्टिकल ए मूव करके आगे चला गया, इसके पीछे वाला जो पार्टिकल सपोज करे बी है, वो उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से हमारे पास पार्टिकल ए मूव किया है। यानी कि जो पीछे से आने वाला पार्टिकल है वो अपने से जो उससे आगे जो पार्टिकल चल रहा है उसके पाथ को फॉलो करता है, तो उस फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो कहते हैं। अगला एमसीक्यूज देखें। टर्बुलेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बच्चों, हमारे पास जो टर्बुलेंट फ्लो किसको कहते हैं? जो हमारे पास रैंडम फ्लो होता है, जो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है, उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। अ जेट ऑफ वाटर इंटर्स अ वाइडर ट्यूब फ्रॉम अ नैरो वन, द वेलोसिटी इन द वाइडर ट्यूब। बच्चों, अगर हमारे पास वाइडर ट्यूब के अंदर ऐड हो रहा है तो हमारे पास एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर एरिया, अब देखो एरिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है बच्चों, वो हमारे पास क्या है? शाबाश, कांस्टेंट है। यानी कि एरिया और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। बच्चों, अगर हमारे पास एरिया इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगला एमसीक्यू देखें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अगर ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, तो जितना मास हमारे पास पाइप की एक साइड से एंटर होगा उतना ही मास पाइप की दूसरी साइड से लीव करेगा। ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अगला एमसीक्यू देखें। आ पाइप हैज टू क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज इक्वल टू 2 centimeter square, A2 is equal to 1 centimeter square. If the velocity at A1 is 4 meter per second, velocity at A2 is, तो बच्चों वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 is equal to A2 V2। हमने V2 बताना है बच्चों, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। A1 V1 ओवर A2 is equal to V2। बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं। A1 की वैल्यू थी 2, ठीक है, V1 की वैल्यू थी बच्चों 4,
और हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी थी, शाबाश, सॉरी, हाँ, A1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 और V1 की वैल्यू थी 4 और A2 की वैल्यू थी 1। बच्चों इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला MCQ देखें, व्हेन ब्लड पासिस फ्रॉम अ नैरो आर्टरी टू अ वाइडर आर्टरी अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बच्चों जब हमारे पास कोई भी फ्लूइड नैरो पास से वाइडर पाथ के अंदर जाता है तो बच्चों उसकी वेलोसिटी हमारे पास कम हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, शाबाश, इंक्रीज हो जाता है। सो प्रेशर विल इंक्रीज एंड वेलोसिटी विल डिक्रीज। अगला एमसीक्यू देखें, बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ फ्लूइड इज। बच्चों हमारे पास जो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस जो हमारे पास फ्लूइड है उनके ऊपर बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। अगला एमसीक्यू देखिए, अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब कैरीज वाटर एट वेलोसिटी v इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस टू हाफ। बच्चों अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया, ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हुआ तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अगला एमसीक्यू देखिए, इन्वेंट्री मीटर प्रेशर डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू। बच्चों बर्नौली इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये बर्नौली प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है, तो बर्नौली इफेक्ट की वजह से हमारे पास प्रेशर डिफरेंस अराइज होता है। अगला एमसीक्यू देखते हैं, द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू विस्कस मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू। बच्चों ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी। तो बच्चों जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला एमसीक्यू देखिए, अ फ्लूइड फ्लो इज टर्बुलेंट व्हेन। बच्चों जब हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर है वो ग्रेटर देन 2000 होगा तो हमारे पास फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट होगा, और अगर ये लेस देन 2000 होगा इसका नंबर, तो बच्चों ये हमारे पास फ्लो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। In equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2 doubling the area while keeping the flow rate constant। बच्चों वही बात, अगर हमारे पास एरिया डबल हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शाबाश, हाफ हो जाएगी। तो इट विल हाफ द वेलोसिटी ताकि फ्लो कांस्टेंट रहे। बर्नौली इक्वेशन निगलेक्ट। बच्चों जो हमारे पास विस्कस लूज होती है, हमारे पास जब लिक्विड फ्लो करता है ना उसके दरमियान जो विस्कोसिटी के अंदर जो भी लॉसेस आते हैं, बर्नौली इक्वेशन उसको निगलेक्ट कर रही होती है। अगला एमसीक्यू देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड व्हेन। बच्चों जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो होगी, पहले भी मैंने बताया आपको, ठीक है, तो तब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। अगला एमसीक्यू देखिए, फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर मस्ट डिक्रीज। बच्चों जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, शाबाश, डिक्रीज होगा। अगला एमसीक्यू देखिए, द फ्लो ब्लड इन आर्टरीज इज मोस्टली। बच्चों हमारे पास ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट है क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास लैमिनर फ्लो नहीं होता, टर्बुलेंट फ्लो होता है। विस्कोसिटी हेल्प इन। तो बच्चों हमारे पास डिलेइंग टर्बुलेंस। विस्कोसिटी कहते किसको है बच्चों, जो आप कह लो कि जो गाढ़ापन है किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। बच्चों अगर हमारे पास जिस भी लिक्विड के अंदर हमारे पास जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतने उसके पार्टिकल की मूवमेंट स्लो होगी, जितना वो गाढ़ा होगा उतनी मूवमेंट स्लो होगी, तो उतना टर्बुलेंट फ्लो होने का चांस कम होगा। अगले एमसीक्यूज देखिए, इन स्टेडी फ्लो हमारे पास क्या होता है जी, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो स्टेडी फ्लो। अगले एमसीक्यूज देखते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर। बच्चों हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए वैलिड होती है, वर्टिकल ट्यूब के लिए भी, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए भी, मगर हमारे पास जो विस्कस फ्लूइड है उसके लिए बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती। अगला एमसीक्यूज देखते हैं, व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम वाइड पाइप टू नैरो पाइप। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया कि जब वाइड पाइप से नैरो पाइप में आएगा तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जबकि जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगले एमसीक्यूज देखिए, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो इन अ पाइप वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो बच्चों हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ पाइप के ऊपर मैक्सिमम होती है, ठीक है। आप सपोज करो ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जहाँ पे पाइप का सेंटर है, ठीक है। अगले एमसीक्यूज देखें, इफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट डबल्स इन अ फ्लूइड स्ट्रीम। अगर बच्चों हमारे पास वेलोसिटी डबल हो रही है, द डायनामिक प्रेशर विल बी। बच्चों देखो रिलेशन उन्होंने दिया है हाफ डेंसिटी वी स्क्वायर। बच्चों अगर हमारे पास वेलोसिटी डबल हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रपल हो जाएगा।
अगला एमसीक्यू देखें, इन अ प्योर रजिस्टर कनेक्टेड विद एसी द करंट इज। बच्चों जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसके अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, यानी उनके दरमियान एंगल का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सो द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। अगले एमसीक्यू देखें, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली द करंट। बच्चों हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। अगले एमसीक्यू देखिए, फेज लैग अक्कर। बच्चों कब होता है फेज का लैग? जब हमारे पास वोल्टेज लीड करता है करंट को, यानी कि जब हमारे पास करंट पीछे होता है और वो वोल्टेज को फॉलो करता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फेज लैग का। अगला एमसीक्यू देखिए, द पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो बच्चों हमारे पास जो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट होगा उसके अंदर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगी। अगला एमसीक्यू देखिए, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो द सर्किट इज। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया जो हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है प्योरली उसके अंदर वोल्टेज और करंट के अंदर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। इन एन एसी सर्किट इफ करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। बच्चों अगर हमारे पास करंट लैग कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज आगे मूव कर रहा है और करंट पीछे है, तो बच्चों हमारे पास जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव होगा। ठीक है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा होता है जबकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा होता है। और जो हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है उसके अंदर दोनों इन फेज होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अगला एमसीक्यू देखिए, फॉर अ कैपेसिटर इन एसी सर्किट कैपेसिटिव इंडक्टेंस इज गिवन बाय। तो बच्चों कैपेसिटर की कैपेसिटिव इंडक्टेंस का फार्मूला आता है x इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट होगा। अगला एमसीक्यू देखिए, फॉर एन इंडक्टर इन एसी सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज। तो बच्चों हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू FL। ठीक है, जो आपने बात याद रखनी है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि स्टूडेंट जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एफएससी के अंदर भी आपसे पूछा गया होगा बोर्ड के अंदर, एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स। अभी हमने देखा क्या होता है फार्मूला कैपेसिटेंस का, रिएक्टेंस का 1/2 पाई इंटू FC। बच्चों देखो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, हाँ जी, तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो बहुत कम होगी, यानी कि ऑलमोस्ट वो कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं दोनों। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर की रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। बच्चों दोनों ही डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी। इन एन एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस द एवरेज पावर। तो बच्चों हमारे पास एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट एवरेज पावर के बराबर होते हैं। अगला एमसीक्यू देखें, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ कैपेसिटर सर्किट इज 90 डिग्री। बच्चों करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगला एमसीक्यू देखें, इफ इन एन एसी सर्किट वोल्टेज लीड करंट द सर्किट मस्ट कंटेन। तो बच्चों हमारे पास कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, तो हमारे पास क्या होगा सर्किट के अंदर, इंडक्टर होगा। अगला एमसीक्यू देखिए, विच वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है गैमा रेज की। अगला एमसीक्यू देखिए, विच वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बच्चों हमारे पास जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो हमारे पास होगी बेसिकली रेडियो वेव्स की। ठीक है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद अगला एमसीक्यू देखें, विच वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन विजिबल। तो बच्चों जो विजिबल से आगे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर आता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ कम होगी विजिबल से, मगर बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी अल्ट्रा वायलेट की, किससे,
विजिबल लाइट से। अगले एमसीक्यूज देखिए, विच वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज फ्रीक्वेंसी जस्ट लॉन्गर देन विजिबल लाइट। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट की, और इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कम होगी। माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट टिपिकली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज बच्चों 10 की पावर 9 हर्ट्ज, ठीक है, गीगा हर्ट्ज की रेंज के अंदर माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट करता है। साइड टेबल है ये। द मेडिकल इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। तो बच्चों जो हमारे पास सबसे कम वेवलेंथ की यूज होती है बच्चों वो हमारे पास है गैमा रेज, ठीक है, गैमा रेज की हमारे पास वेवलेंथ सबसे कम है। अगले एमसीक्यूज देखें, विच पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टैनिंग एंड सनबर्न। बच्चों हमें पता है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वही स्किन कैंसर का और सनबर्न का काज होती है, वजह बनती है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी जस्ट हायर देन एक्स रेज। तो बच्चों एक्स रेज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, शाबाश, गैमा रेज की। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इन विच मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल फास्टेस्ट। तो बच्चों सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है फास्टेस्ट, क्योंकि कोई भी हर्डल रास्ते में नहीं होती। इन विजिबल स्पेक्ट्रम रेड लाइट है। बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रम को आपने याद रखना है विबगायर से, ठीक है। इस साइड की तरफ बच्चों वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इस साइड की तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखो बच्चों जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अगले एमसीक्यूज देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम लोअर टू हाई फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों पीछे भी हमने जितने एमसीक्यूज डिस्कस किए वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे बच्चों हमारे पास कम होती है रेडियो वेव्स की, उसके ज्यादा माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। इसी सीक्वेंस को आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स रेज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है, एक्स रे से ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, कौन सी हमारे पास जो रीजन विजिबल के बाद आ रहा है, कौन सा रीजन विजिबल से पहले आ रहा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो ये जो आपको सीक्वेंस है वो ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको सारे एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।